सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो लीजिए, आज फिर मौजूद है आपके पास, आपके साथ पढ़ने और पढ़ाने की, सीखने और सिखाने की इस महफिल में आपका हम स्वागत करते हैं। तो बात करते हैं थोड़ी सी इस चीज़ को लेकर। हम पिछली क्लास का 2 मिनट में आपसे बात कर लूँ, उसके लिए थोड़ी सी चर्चा, क्योंकि उसी को लेकर हमें आगे चलना है, तो पहले उस पर एक बार थोड़ा सा रिमाइंड कर लिया जाए। हमने जो बात किया था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पर हमने काम किया था, बहुत बेहतर तरह से हमने सीखने और समझाने का काम किया था। उसमें हम लोग क्या सीखे अभी तक, कंसेप्ट क्या हमारा निकल कर आया सामने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में, कि अगर कोई भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट वर्ब और कंप्लीट मीनिंग देने के लिए एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, तो पूरा कंप्लीट हमारा सेंटेंस पूरा कंप्लीट मीनिंग देता है। लेकिन ऑब्जेक्ट खोजने का तरीका आपको मैंने बताया था कि व्हाट और हु और हुम से ही रिलेट करके, जब उन तीनों से अगर हमारा वो ऑब्जेक्ट के रूप में मिलेगा तभी हम उसको रियल ऑब्जेक्ट मानेंगे। अगर वेयर से मिलता तो उसको रियल ऑब्जेक्ट नहीं मानेंगे। लेकिन अगर व्हाट और हु और हुम से रियल ऑब्जेक्ट अगर हमारा नहीं मिलता है, तो उसी कमी को पूरा करने के लिए जो वर्ड हम लाते थे, किसी वर्ड में हम मान लेते हैं कि अगर एक वर्ड लिए, इसमें हमने क्या सफिक्स किया, सेल्फ। इसी कमी को पूरा करने के लिए जो हम वर्ड लाते थे, इसी को हम लोग बोलते थे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब आप पूरी बात को समझ रहे होंगे कि जब रियल ऑब्जेक्ट हमारा व्हाट और हु और होम से रिलेट करके जब नहीं मिलता है, तो उसी कमी को पूरा करने के लिए हम एक नया वर्ड जोड़ने का काम करते थे। सब्जेक्टिव केस के अनुसार कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लाते थे। इस बात को गौर कर रहे होंगे और समझे होंगे, मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है। तो आज फिर उसी चीज़ से एक और कायदा हमारे सामने जुड़ता हुआ नजर आएगा आपकी स्क्रीन पे। तो बात करते हैं उसी चीज को लेकर। अब आपके सामने जो ये मैंने पेश कर रहा हूं, देख पा रहे हैं मैंने अपने स्क्रीन पे, एम्फेटिक प्रोनाउन। ये एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होती है, इसकी क्या कंसेप्ट हो सकती है, इसको ग्रामर के लैंग्वेज में क्या समझना और सीखना है हमें। तो अगर मान लेते हैं, इसको चर्चा करने से पहले, अभी मैं इसी के चर्चा इससे पहले किया था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। मैं अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को जो बात किया था, चाहे तो उसी की चर्चा हम एम्फेटिक प्रोनाउन में भी करने वाले हैं। यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को समझने ले साथ ही साथ हम एम्फेटिक प्रोनाउन की बात हुई थी, चाहे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कह ले या एम्फेटिक प्रोनाउन कह ले, दोनों की बात एक ही होती है। लेकिन अगर मैं इन दोनों को एक साथ चर्चा के आपके साथ वहां पे क्यों नहीं किया था, कुछ तो जरूर इसके पीछे है, बिल्कुल है। कुछ तो चीजें हमारे सामने वही अभी चर्चा होने वाली है जो आपके साथ मैंने रिफ्लेक्सिव में किया था, लेकिन इसका थोड़ा सा कैटेगरी, कुछ कायदा और नियम कुछ अलग हो जाते थोड़ा सा, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे सेपरेट लेकर ज्यादा समझाना, ज्यादा बेटर समझा। तो गौर करना है पहले कि एम्फेटिक प्रोनाउन की चर्चा वही होती है, इसकी पहचान भी कि किसी भी वर्ड में अगर सेल्फ या सेल्फ जोड़ दिया जाए तो ये भी अपने आप में एम्फेटिक प्रोनाउन कहता है। बात वही हुई, मैंने भी यहाँ उस रिफ्लेक्सिव में चर्चा किया था कि किसी भी वर्ड में सेल्फ या सेल्फ से जोड़ दिया जाए तो अपने आप में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाने का काम करता है। तो उसी की चर्चा लेकर यहाँ भी एम्फेटिक प्रोनाउन में हम लेके चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कायदा अलग हो जाता है। यहाँ पे अब क्या समझना है कि अब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मान लेते हैं कि व्हाट और हुम से हमारा जो मिलता है उसको हम रियल ऑब्जेक्ट मिलते हैं, और जब उस कमी को पूरा करने के लिए अब जब नहीं मिलता है तो जो हम लाते हैं ऑब्जेक्ट के तौर पे उस कमी को पूरा करने, वहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। अब आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को ये इसी को चाहे तो आप यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी इसको बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चर्चा यहाँ पे भी रिफ्लेक्सिव, दोनों एक ही चीज़ है, कोई अलग नहीं है। लेकिन इसको अलग मैं इसलिए समझाने के काम कर रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा कायदा अलग हो जाता है। लेकिन अभी जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पे जो हम बातें आपको पिछली क्लास में रोक के रखा था, उसको थोड़ा सा चर्चा और हम देख लेते हैं, फिर हम बात करते हैं एम्फेटिक की। आपको यहाँ पे दोनों को साथ साथ दिखाने का काम करें, या तो बात करें रिफ्लेक्सिव की या बात करें एम्फेटिक की, दोनों एक ही कैटेगरी होती है। लेकिन कुछ कायदा और नियम थोड़ा सा एम्फेटिक का अलग हो जाता है। लेकिन कुछ चीज़ें उसको समझने से पहले कुछ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लिए देख लेते हैं। अभी आपको मैंने बोला था कि कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनके बाद हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लानी होती है। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि अब कुछ ऐसे वर्ब आएंगे जिनके बाद हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत नहीं है। तो देख लेना है वो कौन कौन से वर्ब हैं। अब आपके सामने जो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जो बातें रह गई थी उसको हम थोड़ा सा लेकर आज आगे चल लेते हैं। तो अब कुछ ऐसे वर्ब है जो आपके सामने वर्ब के सेंस में आपके सामने मैंने पेश किया। बात करते बात या हाइड या क्लीट या सेव या स्टॉप या स्टार्ट। ये जो वर्ब हैं अगर ये किसी भी एरर में जुड़ जाते हैं तो आगे इसके आगे चलकर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जिक्र नहीं कर सकते। ये भी इस बात को कंडीशन है, क्योंकि अभी हमने ये पिछली क्लास में यही सीखा था कि कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनके बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लाते हैं। वो
कैसा लाते, उसके साथ कंडीशन जुड़ा हुआ था। लेकिन यहाँ पे कंडीशन नहीं, बस एक ही कंसेप्ट है कि इन सभी के बाद, इन सभी की चीज़ के बाद आगे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जिक्र नहीं कर सकते। अब कुछ हमें एग्जाम्पल आपके सामने ले रहे तो गौर करना है। देख पा रहेंगे अपने स्क्रीन पे आपके सामने मैं 2 एग्जाम्पल पेश किया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से रिलेटेड है। तो क्या कहता है, पहला एग्जाम्पल हम पढ़ने का कोशिश करते हैं, आइए पढ़ते हैं और समझते हैं। बोलता है ही बाथ हिमसेल्फ इन द रिवर। यहाँ पे मीनिंग निकालने की अगर हम कोशिश करें तो आपको मालूम है कि वो इंसान नदी में स्नान करने गया, वो इंसान नदी में स्नान करने गया, तो ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन हमारे सामने जो यहाँ जुड़ रहा है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, क्या यहाँ पे इसका यूज करना सही है? गौर करना इसी बात को है और इम्पोर्टेंट इसी बात को है और समझना भी इसी चीज़ को है कि यहाँ पे जो हमारा हिमसेल्फ आया हुआ है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का सेंस में, मैं इसको इम्फेटिक भी बोल सकता हूँ, कोई परेशानी नहीं है। तो क्या यहाँ पे यूज करना इसके लिए सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि आपके सामने क्या जुड़ रहा है, बात। ये वर्ब के सेंस में आया है अपना फर्स्ट टू, मतलब वर्ब टू के सेंस में। तो ये जब बात है तो यानी यहाँ पे जो हमारा वर्ब आया है जो बात के सेंस में, आपको पता है कि इसी की चर्चा मैंने अभी कुछ देर पहले की थी कि इसके बाद आने वाला हमारा कोई भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की हम चर्चा बिल्कुल नहीं करते हैं। तो इस कंडीशन में हम हिमसेल्फ को हटा लेंगे। क्यों हटा लेंगे? क्योंकि आपको पता है कि इनके बाद, इन सभी के बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जिक्र बिल्कुल नहीं करते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। बढ़ते अपने एग्जाम्पल पे, तो दूसरे एग्जाम्पल क्या बोलता है, सी हाइड हरसेल्फ बिहाइंड द ट्री। यहाँ पे आप देख पा रहे हाइड, यहाँ पे देख पा रहे हाइड। तो आपको समझना ये है कि आपके पास जो ये आया ही है, आपके पास जो आया है, इसके बाद जो मेरा वर्ब है, इसके बाद जो हमारे सामने जुड़ता हुआ दिख रहा है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, क्या ये अपने आप में करेक्शन सही है? गौर करना इस बात को, बिल्कुल नहीं है, इस बात की इजाज़त बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है कि इन ऐसे वर्ब के बाद आगे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जिक्र बिल्कुल नहीं करते हैं और आपको कंफ्यूजन के लिए हमारे एरर में दे दिया जाता है। तो आप इस कंडीशन में हरसेल्फ को हटा लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे क्यों हटा सकते हैं, क्या लॉजिक हो सकता है? तो आइए पहले आप समझ लिया जाए, फिर बढ़ते हैं, फिर उसी कहानी पर आते हैं। पहला एग्जाम्पल पे गौर करना कि ही बात हिमसेल्फ इन द रिवर। आप सोचिए जरा, आप हिमसेल्फ का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? रिफ्लेक्सिव का मतलब आपको मालूम था कि किसी भी वर्ड में अगर सेल्फ या सेल्फ लग जाए तो पूरा वर्ड वो रिफ्लेक्सिव या इम्फेटिक बन जाता है। लेकिन वहाँ पे सेंस क्या निकलता है? सेंस ये निकलता है कि आप खुद भी किसी चीज़ में स्वयं को या खुद को इन्वॉल्व होते हैं, इस बात को ही सेंस निकलता है। रिफ्लेक्सिव में यही समझना है कि कोई भी काम जब हम लोग करते हैं तो उसमें खुद में इन्वॉल्व होते हैं और खुद उसमें हम स्वयं को इन्वॉल्व कर लेते हैं, खुद पर जोर करते हैं कोई काम करने के लिए। तो इसका सेंस यहीं पे निकलता है। लेकिन यहाँ पे आपको सोचना है कि ठीक है सेंस निकलता है, लेकिन यहाँ पे बात के बाद जो हिमसेल्फ का यूज हुआ है, एक बार हम मीनिंग निकालते हैं कि वो नदी में स्नान करने गया। तो आपको पता है कि जब वो बंदा वो सामने वाला नदी में स्नान करने गया तो खुद को ही गया, अलग से हम रिफ्लेक्सिव लगाने की क्या जरूरत है? ये तो सुपर फ्लस हुआ ना एक तरह से। जब वो इंसान खुद ही गया तो अलग से हम उसको जोर देने के लिए हम क्या हिमसेल्फ ला सकते हैं? रिफ्लेक्शन लाने की जरूरत नहीं है। और आपको ऐसे करने के लिए एग्जाम में एरर में दे जाता, तो हम आप इस बात को आप समझ रहे होंगे। बढ़ते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे। जब वो इंसान खुद पेड़ के पीछे छिपा तो अलग से हम उसको जोर देने से क्या मतलब बनता है? खुद को जोर देने से कोई सेंस नहीं बनता। यहाँ पे भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की करेक्शन गलत है। अब ये लॉजिक आपका क्लियर कर लिया होगा। तो देखते हैं एक और कलेक्टिव से मुलाकात करते हैं। जब ये चीज़ हमारे कायदा जुड़ गया, अब आप समझ ही रहे हो इस बात को, जब इस चीज़ को हमने समझ लिया तो हमने तो रिफ्लेक्सिव पे काम कर लिया। अब हमको काम करना है इम्फेटिक पे। क्या करना है? इम्फेटिक पे। मैंने इनको दोनों को साथ साथ यूज इसलिए कर रहा हूँ कि कुछ बातें रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक दोनों एक ही चीज होते हैं, लेकिन थोड़ी सी कायदा हमारा इम्फेटिक का अलग हो जाता है। चलिए फिर हम उसी कहानी पर आते हैं जो पिछली बात अभी मैंने तुरंत किया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट को खोजने के लिए, रियल ऑब्जेक्ट खोजने के लिए व्हाट और हु और हुम को हम कायदा वहाँ पे लागू करते हैं। अगर उन तीनों से हमारा मिल जाता है तो उस कंडीशन में हम रियल ऑब्जेक्ट मानते हैं। अगर वो रियल ऑब्जेक्ट हमारा वो तीन चीज़ से नहीं मिलता है तो उसी कमी को पूरा करने के लिए हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को जिक्र किया जाता है। लेकिन यहाँ पर इम्फेटिक प्रोनाउन क्या कहता है? इम्फेटिक प्रोनाउन कहता है कि आपको ठीक है, अगर आपको व्हाट और हु और हुम से आपको ऑब्जेक्ट मिल जाता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें भी इस कंडीशन में हमें रिफ्लेक्सिव ये इम्फेटिक प्रोनाउन चाहिए। यानी सेल्फ या सेल्फ
हमें वर्ड कोई जुड़ता हुआ चाहिए ही चाहिए। यह बात यहाँ रिफ्लेक्सेस में नहीं था, वहाँ पे कंडीशन जुड़ा हुआ था। कंडीशन था, आपको पता है, मैं कंडीशन आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे कोई कंडीशन लागू नहीं होता। इसके साथ बोलता है कि आप व्हाट और होम से आपका ऑब्जेक्ट मिल रहा है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हमारे साथ आपको इम्फेटिक दिखाने के लिए आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जिस तरह हमने वहाँ पे लाया था उस तरह से यहाँ भी इम्फेटिक के लिए सेल्फ या सेल्फ लाना ही आपको लिए ज़्यादा बेटर होगा। अब वो कैसे काम करता है, वो तरीका क्या है, वो तो यहाँ पे ध्यान देना है। तो गौर करना है कि एग्जाम्पल आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पे कि यहाँ पे 3 एग्जाम्पल आपके सामने पेश किए हैं। तो पहला एग्जाम्पल पे काम करते हैं। राखी प्रिपेयर्ड हर सेल्फ ए डिश। ठीक है, अच्छी बात है कि राखी ने खुद को एक डिश तैयार किया, लेकिन यहाँ पे चीज़ देखना है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट खोजते हैं। तो सब्जेक्ट तो हमारे सामने जुड़ता हुआ दिख रहा है राखी, प्रिपेयर्ड अपने आप में वर्ब जुड़ गया। जब 2 चीज़ मिलता है तो एक ही चीज़ की कमी होती है, ऑब्जेक्ट की। तो आपको पता है कि राखी प्रिपेयर्ड व्हाट, यानी व्हाट से क्या हमारा आंसर मिला, डिश, यानी हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल गया। यहाँ पे जब हम व्हाट और होम से रिलेट करते हैं तो अब जब हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में तो उसको रियल ऑब्जेक्ट मानते हैं। तो आपको पता है कि इस कंडीशन में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लाते। इसकी चर्चा तो मैं शुरू से लेकर आ रहा हूँ, लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहीं से एक लॉजिक हमारा 2 एग्जाम्पल में काम करने वाला है। अब बात करते हैं अलग से, सी प्रिपेयर्ड ए डिश हर सेल्फ। अब यहाँ पे गौर करना है, अब यहाँ पे देखना है कि सी प्रिपेयर्ड ए डिश, उसने एक, अब फिर इस चीज़ को हम जो इसी पे लागू करते हैं तो सी अपने आप में एक सब्जेक्ट है, देख सकते हैं, इसको सब्जेक्टिव केस भी बोल सकते हैं, और प्रिपेयर्ड भी अपने आप में एक वर्ब है। 2 चीज़ हमारा मिल गया। अब जरूरत एक ही चीज़ की कमी होती है, ऑब्जेक्ट की। तो आपको पता है कि सी प्रिपेयर्ड व्हाट, यानी वो क्या तैयार की, यानी डिश तैयार की, यानी व्हाट से हमारा आंसर मिल गया। जब 3 चीज़ मिल गया तो हमें कोई दिक्कत नहीं था। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जब 3 चीज़ मिल जाता है तो हम नहीं लगाते, लेकिन यहाँ हमारे सामने एक जुड़ता हुआ दिख रहा होगा, रिफ्लेक्सिव या इम्फेटिक बोल सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ी इसका इंपॉर्टेंट क्या है, इम्फेटिक में यही चीज़ को सीखना है कि वहाँ पे जब कंडीशन था कि व्हाट और हुम से जब ऑब्जेक्ट मिल जाता तो रिफ्लेक्सिव नहीं लाते थे, लेकिन उन तीनों से जब नहीं मिलता तब वहाँ पर रिफ्लेक्सिव लाते थे। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि यहाँ पे आपका सारा कुछ मिल गया, रियल ऑब्जेक्ट भी मिल गया, वर्ब मिल गया, सब्जेक्ट मिल गया, फिर भी हमारे सामने ये जुड़ रहा है। अब यहाँ पे समझना है कि कोई भी चीज़ को, आप पता है कि रिफ्लेक्सिव से इम्फेटिक मतलब क्या होता है, स्वयं को या खुद को किसी चीज़ पे जोर देना। तो उसने एक डिश तैयार किया, उसने एक डिश तैयार किया, लेकिन यहाँ पे हर सेल्फ आपको सोच पर होंगे कि हर सेल्फ किसके लिए आया है। गौर करना होगा, आप सोच रहे होंगे कि इस सी के लिए वहाँ पे हर सेल्फ आया, नहीं, बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पे एक लॉजिक और एक मेरा कायदा निकल कर आ, देखना है। उसने एक डिश तैयार किया, तो आप एक चीज़ जानते हैं कि जब हम कोई चीज़ बनाते हैं तो जो चीज़ हमारा बनता है वो भी अपने आप में एक तरह से बनने के लिए अपने आप को जोर देता है। कोई चीज़ आप जो भी बनाते हैं अपना घर में खाना जो भी मतलब बनाते हैं तो वो भी एक चीज़ परिवर्तन होने में वो भी एक अपने आप में एक तरह का जोर बनाते हैं। आप डिश ही बनाते हैं, राइस ही बनाते हैं, तो एक तरह जब वो राइस बनाते हैं तो वो भी एक तरह का एक नया रूप लेकर आता है, यानी राइस भी अपने आप एक तरह से जोर दिया बनने के लिए, राइस के रूप में परिवर्तित। तो डायरेक्ट तो वो होता नहीं है। तो यहाँ पे जो ये हरसेल्फ आया ना, ये डिश के लिए आया है। यहाँ पे जो हरसेल्फ आया ये डिश के लिए आया, उसने एक डिश तैयार किया, लेकिन डिश अपने आप में बनने के लिए अपने आप को खुद को जोर दिया। तो जो ये जो जोर दिया इसी के लिए यहाँ पे हरसेल्फ लाया। इस बात को हमेशा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये हरसेल्फ इसके लिए नहीं आया है हमेशा और हमेशा, ये हरसेल्फ इसके लिए आया क्योंकि ये भी एक डिश अपने आप में बनने के लिए खुद को अपने आप में जोर दिया। ये डिश तो बनाए लेकिन ये डिश अपने आप में बनने के लिए एक तरह का जोर दिया, यानी इस हरसेल्फ के इस तरह से यहाँ पे डिश आया। अब आपको एक और चीज़ नियम यहाँ पे बन जाता है कि जिस किसी भी चीज़ के पहले अगर हमारा इम्फेटिक चीज़ जुट रहा है, इम्फेटिक यहाँ पे जुट रहा है, इसको हम इम्फेटिक बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इम्फेटिक बोल सकते हैं। जिस डिश के बाद हमारा इम्फेटिक जुट रहा है, यानी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि किसी भी वर्ड के बाद अगर ये हमारा जुट रहा है तो समझने वाला इस बात क्या है कि इसी चीज़ को जोड़ देने के लिए हमें यहाँ पर हरसेल्फ लाया गया, यानी इम्फेटिक लाया गया। बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल पे, तो देखना है कि सी हर सेल्फ
प्रिपेयर्ड ए डिश। अब आपको समझना है इस बात को कि यहाँ पे अब तो अजीब बात है, अब फिर इसी चीज़ को काम करते हैं। पहला देखते हैं, सब्जेक्ट हमारा मिल गया, सी मिल गया, प्रिपेयर्ड अपने आप में क्या हुआ, भर मिल गया, और अपने आप में क्या मिल गया, सी प्रिपेयर्ड व्हाट, यानी व्हाट से क्या मिला, हमारा डिश मिला। क्या मिला, डिश मिला। जब हमारा सब कुछ मिल ही गया, सब्जेक्ट मिल गया, भर मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया, जब हमारा सब कुछ मिल गया तो हमें यहाँ पे फिर इम्फेटिक या रिफ्लेक्सिव क्या जरूरत है। यही हमारे चीज़, हमारा कायदा थोड़ा सा रिफ्लेक्सिव से अलग बन जाता है। अब आपको ध्यान देना है कि उसने एक डिश तैयार किया, उसने एक डिश तैयार किया, लेकिन कहाँ पे, आप देख पा रहे कि सी के बाद हमारा क्या जुट रहा है, हरसेल्फ। अभी मैंने इसी के चर्चा यहाँ पर किया था कि हरसेल्फ इसके लिए आया था, तब आपको समझ में आ रहा होगा कि हरसेल्फ ये भी अपने आप में इसके लिए आया, यहाँ डिश के लिए नहीं आया। अब आपको समझ रहा है कि उसने खुद को एक डिश के रूप में बनने के लिए जोर दिया, उसने खुद को एक डिश के रूप में तैयार किया। क्योंकि यहाँ पे वो डिश बनाए, लेकिन ये डिश अपने आप में बनने के लिए जोर दिया, लेकिन यहाँ पे ये डिश बनाए, लेकिन ये खुद को अपने आप में डिश बनने के लिए खुद को जोर दिया। इसी बात के लिए ये अपने आप में, इसको हम बोल सकते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। क्या बोल सकते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउन। यही दायरा हमारा जो है थोड़ा सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से थोड़ा अलग बन जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको सेपरेट समझाना ज़्यादा बेटर समझा। तो इस कहानी को समझ लेने के बाद मुलाकात करते हैं एक और कैटेगरी से, तो गौर करना है। जब आपको यहाँ पे रिफ्लेक्सिस और एम्फेटिक की चर्चा करने के बाद, इसकी कंसेप्ट को समझने के बाद हमारे सामने एक और नज़रिया और कायदा और नज़ाकत जुड़ता हुआ नजर आ रहा होगा, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। बहुत बेहतरीन चीज़ है, बहुत खूबसूरत चीज़ है। इसको ग्रामर ने क्या अपने आप एक आइडेंटिफिकेशन दे रखा है, समझा रखा है और कह रखा है। तो सीखना और समझना हमें इस बात को है कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन को हम ग्रामर के नज़रिए से क्या मानना है और क्या समझना है। तो आपको पता है कि मैंने आपको इंडिकेट के रूप में दिया है गिव, इसके बाद टेक। तो अब देख पा रहे कि जब आप यहाँ पे समझना ये है, इस एरो का समझाने के लिए मैं एक चीज़ यहाँ पे आइडिया लिया आपसे। उस एरो का मतलब क्या समझ में आता है कि जब आप किसी इंसान से बात करते हैं, कुछ भी बात करते हैं आप एज ए फ्रेंड, कुछ भी मतलब, तो आप जब भी कुछ भी बोलते हैं तो उम्मीद है कि सामने वाला भी आपके इस बदले में कोई जवाब देता है। आप जब भी उससे कुछ बात करते हैं तो वो भी सामने वाला कुछ आपसे कुछ जवाब ही देता है, कुछ रिप्लाई तो जरूर करता है। तो उसी को बात यहाँ पे करता है गिव, मतलब कि आपने कुछ उसको बोला या कुछ दिया तो सामने वाला भी टेक किया, यानी आपको भी कुछ बताया, यानी कुछ आपको भी रिप्लाई में बताया या कुछ समझाया। तो यहाँ पर रेसिप्रोकल की चर्चा वही होती है, उसी को हम लैंग्वेज को समझने के लिए रेसिप्रोकल देते हैं। अब यहाँ पे जो रेसिप्रोकल की हम बात कर ही रहे हैं, तो वो कौन सा ग्रामर का नज़रिया हो सकता है, कौन सा ग्रामर वर्ड हो सकता है, कौन सी तरीका हो सकता है जो हम उस लैंग्वेज में बात करने के लिए, तो उस लैंग्वेज को बात करने के लिए हमारे सामने कायदा जुड़ता है ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर और वन अनदर, आपको देखना इस बात को है कि ईच अदर का हम चर्चा कैसे करेंगे, किस व्यक्ति की कितने सेंस में। तो आपके सामने हम प्रेजेंट कर रहे हैं दो, क्या करना है, प्रेजेंट कर रहे हैं दो। यहाँ पे दो का मतलब क्या समझ में आता है कि जब भी हम किसी चीज़ से, व्यक्ति से बात करें या किसी भी थिंग की बात करें तो हमेशा दो के बीच ही रिलेशन दिखाने का काम करेंगे। तो उस दो के बीच रिलेशन दिखाने का ईच अदर का प्रयोग करते हैं। उसके जगह संख्या कितने भी हो, चाहे संख्या कितनी भी दी गई हो, हमेशा हम दो के बीच ही रिलेशन दिखाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ईच अदर का लाते हैं। फिर बढ़ते हैं आगे तो देखना सामने हमारा वन अनदर, क्या दिखता है, वन अनदर। यहाँ पे वन अनदर का सेंस क्या बनता है, दो की चर्चा तो हमने कर लिया। अब दो से जैसे हमारा संख्या आगे बढ़ता है कि या व्यक्ति की बात कर ले या किसी थिंग की बात कर ले, तो वहाँ पे वन अनदर की बात होती है। यानी दो से ज़्यादा संख्या बताने के लिए हमें क्या यूज करना है, क्या यूज करना है, वन अनदर। क्या करना है, वन अनदर। अब ये बारे इस चीज़ को समझ लेने के बाद कुछ हमारे सामने इस नज़रिया को समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो गौर करना इस एग्जाम्पल पे। तो आपके सामने जो पेश किया पहला एग्जाम्पल, तो देखना है पहला एग्जाम्पल पे काम करते हैं। क्या कहता है, इन दिस सीरीज इंडिया, इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया आर फेसिंग वन अनदर। आपको ऐसा
ज़्यादातर फिल इन द ब्लैंक्स में एरर देखने को मिलता है। एरर हमारे किसी भी तरह को वो तो एरर ही है, तो हमें करेक्शन करना है। आप देख पा रहे होंगे इन दिस सीरीज इंडिया, इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि 3 देश की बात हो रही है तो 2 से ज़्यादा हो गया तो ऑन अनदर कहना ज़्यादा बेटर होगा। जी नहीं, इस बात को हमेशा ध्यान रखने वाली बात है। आपका कंसेप्ट काम करता है कि संख्या चाहे कितनी भी हो उसके लिए हमेशा 2 के बीच रिलेशन दिखाते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया तो 3 चीज़ हो गया, संख्या ज़्यादा हो गया। लेकिन जी नहीं, आप सोचिए, गौर कीजिए कि हमारे देश में नेशनल की बात कर रहे हैं या इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं, जब भी कोई सीरीज होती है तो 1 से ज़्यादा देश होती है। लेकिन एक चीज़ तो आपको मालूम है कि एक देश की 1 या 3 देशों या 4 देशों कोई मतलब नहीं है, लेकिन कोई भी मैच अगर हो रहा हो तो हमेशा 2 देश के ही बीच होती है, हमेशा 2 देश की बीच होती है। अगर मैं तीनों के एक साथ तो खेल नहीं हो सकता, एक प्लेग्राउंड में 3 कंट्री तो एक साथ खेल नहीं सकते। जब भी मैच होगी, जो भी सीरीज की अगर हमारे क्रिकेट होगी तो दोनों ही देश में बात होगी। अगर मैं रिलेट करना चाहूँ, अगर मैं पहला मैच कराना चाहूँ तो चाहूँ तो मैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया में कराना चाहूँ या इंडिया इंग्लैंड में कराना चाहूँ या इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में कराना चाहूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमेशा तो 2 ही बीच की होगी, हमेशा तो 2 ही का कंसेप्ट लेकर। संख्या हमारा ज़्यादा है उससे क्या मतलब है, मतलब सेंस यहाँ पे ये मिलता है कि कोई भी सीरीज अगर कोई भी मैच हमारा होगा तो 2 ही देश के बीच में होगा। भले हमारा 3 चीज़ दे गया, 3 त्रिकोणीय सीरीज का यहाँ पे बात हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन हमारा जुड़ता हुआ कंसेप्ट निकल कर आता है कि कोई भी मैच हमारा होगा तो 2 ही देश के बीच में होगा। अब आपको कंसेप्ट यहाँ पे हम सिखाने के इसलिए काम किया कि जब 2 देश के बीच हो रही है तो हम यहाँ पे रिलेशन दिखाने के लिए वन अनदर नहीं बल्कि और बल्कि आपको पता है कि ईच अदर का मैं आपके साथ जिक्र किया, तो आगे हम बढ़ने का काम करेंगे ईच अदर। क्या कर लेंगे? ईच अदर। इस बात को ध्यान रखने वाली बात है, वन अनदर कहना यहाँ पे गलत हुआ। क्यों हुआ? इस चीज़ को कंसेप्ट हमने मिलकर अभी समझने का काम किया। तो बढ़ते अगले एग्जाम्पल पे, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तो देख पा रहे हैं दूसरे एग्जाम्पल आपके सामने, आइए मिलकर समझते हैं। बोलता है ऑल द स्टूडेंट्स डिस्कस द मैटर विथ ईच अदर। गौर करना है यहाँ पे जो ईच अदर का यूज हुआ है वो किस सेंस में हुआ है। आपको मालूम है कि ईच अदर हमेशा 2 के लिए आता है, ठीक है, और कैसे आता है तो इसके पहले हमने अभी चर्चा किया। लेकिन क्या यहाँ पे ये ईच अदर लाना हमारे लिए सही है? नहीं जी, इस बात को बिल्कुल इजाज़त नहीं देती है। कि आपको पता है कि ऑल द स्टूडेंट्स कह देने से समझ में आता है कि एक स्टूडेंट की यहाँ पे तो चर्चा हो नहीं रही है इस एरर में, बहुत सारे स्टूडेंट की। अब आपको पता है कि किसी भी चीज़ से 2 से यदि हमारा संख्या आगे बढ़ता है तो वहाँ पे 2 से ज़्यादा हो जाता है तो वन अनदर की बात होते हैं। यानी यहाँ पे हम ईच अदर ना कहकर वन अनदर कह लेना ज़्यादा बेटर होगा। आपको ऐसे कन्फ्यूजन के लिए देखने को मिलते हैं एरर में, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, बस कंसेप्ट दिमाग लगाना है कि यहाँ पे 2 की तो बात हो रही नहीं रही, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट की बात हो रही है, यानी 2 से ज़्यादा हो गया तो 2 से ज़्यादा के लिए हमें वन अनदर का सेंस लाना ज़्यादा अच्छा होगा। अब जी इस चीज़ को यहाँ पे जब हम लोग समझ लिए तो एक और हमारा नज़रिया इसके साथ कंसेप्ट जुड़ रहा है, तो देखना है। अब सारे चीज़ को समझ लेने के बाद एक हमारा सामने कायदा जुड़ रहा है आपके सामने स्क्रीन पे, तो देखना इस कायदा को। आपको पढ़ते हैं कंपाउंड नाउन। यहाँ पे मैं स्पेलिंग ठीक कर लूँ, कंपाउंड नाउन। तो कंपाउंड नाउन क्या होती है इसकी चर्चा तो मैं आपके साथ नाउन में चैप्टर में कर ही चुका, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जब कंपाउंड नाउन का हम पॉजिटिव केस की होती है इसकी भी चर्चा मैं किया हूँ, पोजेशन से रिलेटेड मैं नाउन में किया हूँ, और पॉजिटिव केस की तो चर्चा मैं करती आ रहा हूँ। यानी यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जब भी कोई कंपाउंड नाउन को हम पॉजिटिव केस बनाने का काम करते हैं तो उसमें एपोस्ट्रोफी एस जोड़ते हैं, और लास्ट एलिमेंट मतलब क्या समझ में आता है कि वर्ड के अंत में जब मेरा वर्ड खत्म होता है तो उस लास्ट वर्ड में हम अपॉस्ट्रोफी एस बनाकर उस कंपाउंड नाउन का हम पॉजिटिव केस बनाने का काम करते हैं। तो यहाँ पे समझना है, आपके सामने जुड़ रहा है ईच अपॉस्ट्रोफी अदर, ईच अदर्स अपॉस्ट्रोफी, यानी यहाँ पे देख पा रहे हो। तो आपको क्या मानना है, ईच के साथ जो अपॉस्ट्रोफी आया ये सही होगा या ईच के साथ जो अदर्स के बाद अपॉस्ट्रोफी एस जुड़ रहा है क्या ये कहना सही होगा? नहीं, आप देख पा रहे हैं कि पॉजिटिव केस बनाने के लास्ट एलिमेंट में जोड़ते हैं, तो यहाँ पे तो शुरू में ही जोड़ दिया गया, यानी ये मेरा गलत हो जाएगा। यहाँ पे अंत में जुड़ रहा है, लास्ट में जुड़ रहा है, यानी ईच अदर्स अपॉस्ट्रोफी एस कहना ज़्यादा बेटर होगा। यहाँ पे फिर देखते हैं वंस अनदर कहना सही होगा या ऑन अनदर्स कहना सही होगा। आपको देख पा रहे हैं कि ये शुरू में ही जुड़ गया, यानी इस कंडीशन हमारे कहना गलत हो गया, क्योंकि लास्ट एलिमेंट में हमें पॉजिटिव केस दिखाना है तो वन के साथ अनदर जुटा, यानी इसके साथ लास्ट में आया, यानी यहाँ पे ये कहना ज़्यादा बेटर होगा। अब इसको समझने के लिए, उसको समझने के लिए अब यहाँ पे देखना है आपको कि ये जो आपके सामने मैं फिगर बनाया, ये जो आपके सामने मैंने फिगर बनाया, आपको इसकी इस पूरे मिडिल भाग को इंडिया मान लेना है। क्या मान लेना है? इंडिया मान लेना है।
जब इंडिया की बात होती है तो आपको पता है कि इंडिया के आसपास पड़ोस हमारे बहुत सारे कंट्री जुड़े हुए हैं एलओसी के तौर पर हमारे सामने। हर सबका जितनी भी हमारे सीधी रेखा है सब एक दूसरे की रेखाएं से जुड़ी हुई है, ये आप पढ़ते हैं ज्योग्राफी में। तो आपको यहाँ पे ये कहना है ऐसे हमारा एरर यहाँ से क्या बनता है, यहाँ पे मैं आपको एरर बनाने सिखा रहा हूँ कि आप जब बात करते हैं इंडिया की, जब बात करते हैं इंडिया की तो देख पा रहे होंगे कि यहाँ इसके बाद जुड़ रहा है नेपाल, इसके बाद जुड़ रहा है बांग्लादेश, यहाँ जुड़ रहा है श्रीलंका, इसके बाद जुड़ रहा है पाकिस्तान और इसी के जस्ट ऊपर है अफगानिस्तान। तो आपको यह समझना क्या है कि एक देश के साथ बहुत सारे देश हमारा जुड़ रहा है, यानी एलओसी के तौर पर हमारा जुड़ते हैं, हर दूसरे एक दूसरे से कनेक्ट है, ये आपको तो मालूम है। तो यहाँ से एरर क्या हो सकता है, क्या बन सकता है, तो अब यहाँ पर देखना एक एरर हमारे सामने जुड़ता हुआ नजर आएगा। अब आपके सामने इसके लिए मैंने जो एग्जांपल लिया उस चीज़ को समझने के लिए यहाँ पे हमें लागू करना है। तो आप देख रहे हैं कि ऑल द कंट्रीज शुड बी मेंटेन पीस एट इच अदर्स। अब यहाँ पे गौर करना है कि अभी मैंने इसके साथ एक फिगर लिया था आपको सहारने के लिए, फिगर का सहारा लिया था। तो आपको पता है कि हर दूसरा एक दूसरे देश एक दूसरे से कनेक्ट है एलओसी के तौर पर, यानी एक दूसरे से जब कनेक्ट है तो एक देश तो हो नहीं सकते हैं, बहुत सारे देश होते हैं। तो यहाँ कंट्रीज की बात हो रही है तो बोलते हैं कि जब इंडिया अगर बात कर ले पाकिस्तान के साथ, श्रीलंका के साथ, तो सबको एक दूसरे से यही कहते हैं कि सभी देशवासियों को एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए और शांति को मेंटेन या शांति को बनाए रखना चाहिए। तो यहाँ पे जो बात कह रही है तो उसके लिए हम एक दूसरे के सेंस में क्या लग सकते हैं, ईच अदर्स कह लेना ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि एक दूसरे के साथ ही हमारे एक दूसरे के साथ शांति को मेंटेन रखना या शांति को बनाए रखना, संप्रभुता को। तो इस चीज़ को समझने के लिए हमने यहाँ पे ईच अदर्स कहना सही में होगा। आपको क्या कर सकता है कि यहाँ पे अपोस्ट्रोफी शुरुआत में ही दे देगा लगा के, जो आपको गलत हो सकता है। हमेशा ध्यान देना है कि कंपाउंड नाउन का पॉजेसिव केस बनाने के लिए हम लास्ट एलिमेंट यानी लास्ट वर्ड में यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस जोड़कर पॉजेसिव केस दिखाएंगे। इस चीज़ को आपने समझ लिया होंगे बहुत अच्छे से। तो आज इस चीज़ को, आज इस कहानी को आज हम आपके साथ यहीं मिलकर रोकते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।